हेलो गाइस, कैसे हैं आप। सौंदर्य आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग इतिहास के ऊपर अध्ययन करने चल रहे हैं। इतिहास मीन्स हिस्ट्री, और इन सब के बारे में हम डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। इतिहास को दोस्तों 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कितने भाग में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन हिस्ट्री है? प्राचीन इतिहास, जिसे हम एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं दोस्तों। मध्यकालीन इतिहास, जिसे हम मेडुअल हिस्ट्री कहते हैं। और जो चौथा टाइप, तीसरा टाइप का होता है आधुनिक आधुनिक इतिहास, जिसे हम मॉडर्न हिस्ट्री। अब यहाँ पर आज के सब्जेक्ट में हम लोग प्राचीन इतिहास पर अध्ययन करने चल रहे हैं। दोस्तों, मॉडर्न इंडिया, जैसा कि हमने आपको बताया था, तो इन सब के बारे में तो हम फोकस कर चुके हैं ना। अब आज के लेक्चर में हम प्राचीन इतिहास के बारे में अध्ययन करने चल रहे हैं कि प्राचीन इतिहास में क्या पढ़ते हैं, क्या किस तरह का होता है। दोस्तों, सबसे पहले तो हमारे मन में एक बेसिक क्वेश्चन आता है कि इतिहास क्या है। अगर कोई पूछे कि इतिहास क्या है, इति माने पुराना, हास माने देखना, यानी बीती हुई घटना का। किसको दोस्तों? बीती हुई घटना का क्रमबद्ध अध्ययन करना। कैसा अध्ययन करना? क्रमबद्ध अध्ययन करना। अध्ययन बीती हुई घटना का क्रमबद्ध अध्ययन करना क्या है दोस्तों? इतिहास है। इतिहास क्या होता है कि कोई भी बीती हुई घटना है, इसका सिस्टमैटिक अगर अध्ययन कर लिया जाए, वही इतिहास है। ठीक है। इतिहास के जनक की अगर बात करें तो कौन सा है दोस्तों? हेरोडोटस। ये कौन है? जनक है। ठीक है। अब यहाँ पे इतिहास को 3 पार्ट में किसको किसको देखेंगे दोस्तों। 3 पार्ट डिवीजन होने का रीजन क्या था? देखिए, जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो किसी भी चीज का इतिहास जानने के लिए हमें उसके कल्चर को देखना पड़ेगा, उसकी संस्कृति का अध्ययन करना पड़ेगा, उसके धर्म का अध्ययन करना पड़ेगा, उसके समाज का अध्ययन करना पड़ेगा। यानी हमें किस सिचुएशन में ऐसी घटनाएं हुई हैं, इन सब के बारे में डिटेल में अध्ययन करना पड़ेगा। तो सिचुएशन क्या होगी दोस्तों? सिचुएशन जो होती है, स्थिति जो होती है, परिस्थितियां होती हैं, व्यक्ति उसी के इर्द गिर्द उसकी कहानी होती है, उसका इतिहास होता है। तो यहाँ पर प्राचीन इतिहास में जो हिंदू शासक थे, हिंदू शासक या उनकी संस्कृति का अध्ययन होता है। संस्कृति माने दोस्तों कल्चर का। यहां पे मुस्लिम आक्रमणकारी आ जाते हैं, तो यहां पे दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम के बाद से हम लोग देखते हैं
यानी 712 ईस्वी से शुरू होता है। और यहां कितना है, 712 के पहले। और ये 712 से दोस्तों शुरू होगा। और फिर हम लोग देखते हैं कि 1857 तक कहीं न कहीं ये सभी कुछ देखते हैं। कोई कहता है कि पुर्तगाली अगर पूरी विधिवत बात करें तो कुछ 1857 कहते हैं, और कुछ कहते हैं पुर्तगालियों के आगमन के बाद। यानी पुर्तगाली कब आए थे हमारे देश में? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रेंच, अगर ये बात करें तो लगभग 1500 के आसपास या 1700 मान लेते हैं। औरंगजेब का पीरियड लेते हैं 1707। और मॉडर्न इंडिया की अगर बात करेंगे 1707 से वर्तमान, इन सब के पीरियड का अध्ययन हम आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत करते हैं। दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोग प्राचीन इतिहास को एनालिसिस करेंगे और इससे रिलेटेड हमारे पॉइंट टू एग्जाम जो भी क्वेश्चन बने हैं उन सब पर हम डिटेल में ध्यान करेंगे। सबसे देखेंगे कि प्राचीन इतिहास कब से शुरू है। दोस्तों दोस्तों मानव जब से धरती पे आया है तब से मानव का एक इतिहास है। यानी इतिहास की जब भी बात होती है तो कोई एक निश्चित नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये बोला जा सकता है कि धरती पे जब से मानव आया है उसका कुछ न कुछ इतिहास रहा है। धरती पे जब से मानव आया है तब से उसका इतिहास है, कोई एक दो दिन की बात नहीं है, हमेशा से है। अच्छा, तो सबसे पहले मानव किस रूप में आया दोस्तों? पहला चीजें आती है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जब इसका आरंभ में क्या पाए जाते थे? आरंभ में नीलहरी शैवाल। नीलहरी शैवाल दो कार्य में यूज होते हैं दोस्तों। नंबर एक, ये फसल की उत्पादकता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। दूसरा नीलहरी शैवाल का काम क्या होता है दोस्तों? जल से हाइड्रोजन खाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इस तरह से वायुमंडल में क्या बढ़ेगा दोस्तों? इससे वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रभाव बढ़ेगा। ठीक है, ऑक्सीजन बढ़ेगा। अब हम जानते हैं कि सबसे पहले अगर बात करें तो नीलहरी शैवाल आए। इन शैवाल के कारण समुद्री कीड़ों का निर्माण हुआ है। समुद्री कीड़े, और यही कीड़े धीरे धीरे मछली या समुद्री जीव में बदलते हैं। यही जीव बहुत लंबे समय के बाद किसमें आते हैं? कपी के रूप में आते हैं। कपी से क्या बनते हैं दोस्तों? गिब्बन बनते हैं। गिब्बन से क्या बनते हैं? कपी मानव कपी आते हैं, कपी के बाद गिब्बन आते हैं, गिब्बन के बाद
कपी आएंगे, कपी के बाद गिब्बन आएंगे, क्रोग मानव आएंगे, फिर कौन आएंगे, क्रोग मानव। अब क्रोग मानव के आगे होमोसेपियंस। तो हमारा इतिहास, हनुमान जी क्रोग मानव थे। कहते हैं कि हनुमान जी क्या थे, तो हनुमान जी क्या थे दोस्तों, हनुमान जी कपी थे, बंदर नहीं थे। हनुमान जी कपी थे, बंदर नहीं थे। हनुमान जी क्या थे, हनुमान जी कपी थे, बंदर नहीं थे दोस्तों। तो यहां से एंशिएंट इंडिया का आरंभ होता है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे आरंभ में हमने कहा समुद्र में पाए जाने वाले नीलहरी शैवाल है। ये शैवाल पानी में से, समुद्र के पानी में से हाइड्रोजन को निगलते थे और ऑक्सीजन इस तरह से रिलीज होती थी। धीरे धीरे ऑक्सीजन का प्रभाव वायुमंडल में बढ़ने लगा, पृथ्वी में बढ़ने लगा, और जब ऑक्सीजन बढ़ेगा तो यहाँ पर जीवधारी निवास करने लगेगा। और फिर यही नीलहरी शैवाल दोस्तों छोटे छोटे कीड़े, समुद्री कीड़े मकोड़े, समुद्री जीव, मछली, सर्प, इस तरह से कन्वर्ट होंगे। धीरे धीरे ये लंबे समय के बाद, चूंकि होता है अंगों का प्रयोग के आधार पर, यानी किसके आधार पर दोस्तों, विज्ञान का एक सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है, विज्ञान में एक सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत, अंगों का प्रयोग। अनुप्रयोग, यानी जिस आर्गन का हम लोग ज्यादा यूज करेंगे उसका इफेक्ट बढ़ता जाएगा, जिसका कम करेंगे उसका इफेक्ट कम होगा। तो इस तरह से डे बाय डे निर्माण होता चला जाएगा। तो इधर कपी माने हनुमान जी आए, फिर उससे इंप्रूवमेंट हुआ तो गिब्बन आए, गिब्बन के बाद क्रोग मानव आया, अब क्रोग मानव के बाद दोस्तों होमोसेपियंस आया, और हम सभी लोग होमोसेपियंस के ही वंशज थे। ठीक है दोस्तों, यहां तक का तो प्रयोग सबको समझ में आ गया। अब हम लोग आगे अध्ययन करने चलेंगे। आज का जो इतिहास है यहां से शुरुआत होता है दोस्तों, यानी जो हम वर्तमान के मानव हैं, हमारे जो वंशज हैं, यानी कहने का मतलब हमारे पूर्वज कौन है, हमारे पूर्वज होमोसेपियंस ही है। अब यहां से हम लोग इतिहास शुरू करेंगे दोस्तों। इसको दोस्तों प्राचीन इतिहास को भी हम 3 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। कितने भाग में बांट सकते हैं, 3 पार्ट में। नंबर 1, पहला जो पीरियड है इसको हम कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग है ऐतिहासिक पीरियड, इसको हम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, यानी प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब होता है पैलियोलिथिक। आद्य ऐतिहासिक काल, इसको हम क्या कह सकते हैं, प्रोटो हिस्टोरिकल एरा। तीसरा हम क्या कहेंगे दोस्तों, हिस्टोरिकल एरा। ऐतिहासिक काल माने
अब दोस्तों सबसे पहले हम ये देखेंगे ये क्यों इसको तीन पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। प्राग ऐतिहासिक का मतलब है यहां पर शिक्षा का ज्ञान नहीं था, यहां पर शिक्षा का ज्ञान नहीं था, यानी लिखना पढ़ना नहीं आता था। इस काल की क्या खासियत है दोस्तों, इस काल में शिक्षा का ज्ञान था, किंतु वर्तमान तक कोई पढ़ नहीं पाया, किंतु वर्तमान तक कोई पढ़ नहीं पाया। इसके उदाहरण क्या है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, कौन सा उदाहरण है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता। ऐतिहासिक काल क्या होता है दोस्तों, इसमें लिखित साक्ष्य भी हैं और इसको पढ़ा भी जा चुका है, लिखित साक्ष्य है और पढ़ा भी जा चुका। अब दोस्तों यहां पर एक क्वेश्चन आता है सबसे इंपॉर्टेंस कि इतिहास किसको माना जाएगा। देखिए दोस्तों इतिहास के अंतर्गत हम तीनों का अध्ययन करते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल को भी हम देखेंगे, आदि ऐतिहासिक काल को भी देखेंगे और ऐतिहासिक काल को भी देखेंगे। लेकिन इतिहास जिस भाग का अध्ययन करता है वह मुख्यतः ऐतिहासिक काल ही है। क्यों दोस्तों, क्योंकि इतिहास सिर्फ उसी को मानेगा जिसका सिस्टमैटिक सोर्स हो, क्रमबद्ध अध्ययन हो और प्रूफ भी हो। ऐसा नहीं है कि जैसे हमने कहा कि हमने कल आपको पढ़ाया था क्लास में, तो कल पढ़ाया था तो इतिहास का भाग नहीं है। अगर हमें कल के इतिहास का अध्ययन करना है तो सबसे पहले आपके बारे में अध्ययन करना पड़ेगा कि आपका जन्म किन परिस्थितियों में हुआ है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपके दोस्तों का आया एनवायरनमेंट क्या है, या इसके पहले की सिचुएशन क्या है। क्योंकि व्यक्ति के जीवन में इन सभी का प्रभाव होता है, तो ये सभी दोस्तों इतिहास के पार्ट हैं। लेकिन यहाँ पर पूरा सिस्टमैटिक साक्ष्य नहीं है, इसलिए पूरी तरह से इतिहास के अंतर्गत इसको रखा नहीं जाता है, सिर्फ इन घटनाओं का अवलोकन किया जाता है। अब हम दूसरा पार्ट यहां पे आएंगे, इसको मिटा दे रहे हैं दोस्तों। अब प्राग ऐतिहासिक काल को हम लोग अवलोकन करेंगे कि प्राग ऐतिहासिक काल क्या है। ऊपर लिख दे रहे हैं जिससे कि सभी को अच्छे से समझ में आए। प्राग ऐतिहासिक, इसी को शार्ट में इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्री हिस्टोरिकल ईरा। ठीक दोस्तों, अब प्राग ऐतिहासिक काल की हमने डिफाइन ही किया, इसको भी सिंपल भाषा में समझने के लिए इसके भी तीन पार्ट है।
इसके भी कितने पार्ट हैं दोस्तों? 3 पार्ट है। नंबर 1, पूर्व पाषाण काल, जिसे पैलियोलिथिक बोलते हैं। मध्य पाषाण काल, जिसे हम कहते हैं मेसोलिथिक। और तीसरा होता है नवपाषाण काल, जिसे हम कहते हैं दोस्तों नियोलिथिक। इस तरह से हम प्रागैतिहासिक काल को भी 3 पार्ट में प्राचीन काल को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये क्यों डिवाइड किए हैं? प्रागैतिहासिक काल को डिवाइड क्यों किए हैं दोस्तों? क्योंकि यहां पे किसका साक्ष्य नहीं है? लिखित साक्ष्य नहीं है। किस बेस पे डिवाइड किए हैं? यहां से कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। अच्छा दोस्तों, ये बताओ, जब लिखित साक्ष्य नहीं है तब किससे ज्ञान पता चलेगा? चित्रकला से। चित्रकारी है, क्या है यहां पर? चित्रकारी है। यानी रिटन सोर्स तो नहीं है, लेकिन सिंबॉलिक सोर्स है, चित्रकारी है, प्रिंटिंग आर्ट है। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों यहाँ पूर्व पाषाण काल को देखेंगे, जिसे हम कहेंगे पैलियोलिथिक ईरा या पूर्व पाषाण काल। इस काल का इतिहास क्या है, इसके बारे में हम लोग अवलोकन करने चल रहे हैं। यहाँ के मानव का जो मुख्यतः था दोस्तों, शिकार जीवन था। क्या था? शिकार पर निर्भर था। और जब शिकार था तो यहाँ शिकार की चित्रकारिता दिखाई पड़ती है। शिकार की चित्रकारिता दिखाई पड़ती है। इसका साक्ष्य क्या यहां से मिलता है दोस्तों? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये कहां से मिलेगा? यानी मानव जब आरंभ में आया धरती पर, तो उसकी जो सबसे पहली जरूरत थी दोस्तों, भोजन था। रोटी, कपड़ा और मकान। तो पहले भोजन की व्यवस्था करेगा। जब भोजन की व्यवस्था करेगा तो भोजन बेसिकली किस पर डिपेंड था? शिकार पर। और ये शिकार की चित्रकारिता का यहाँ पर साक्ष्य मिलता है। शिकार किसका करेगा दोस्तों? जानवरों का। अब जब जानवरों का शिकार करेगा तो हमें बताइए कहां शिकार करेगा, कहां पे उसे जानवर मिलेंगे शिकार करने के लिए? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि शिकार करने के लिए जानवर मिलेंगे, तो मिलेंगे कहां से? तो हम लोग देखेंगे कि एक स्थान है एमपी की भीमबेटका, एमपी के भीमबेटका से एक सोर्स मिलता है। दूसरा कहां मिलता है दोस्तों? सोहन, बेलन, नर्मदा। ये नदी घाटी के पास मिला है। तो जो एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, ये आगे मिलेगा। यहां पे सिर्फ ओनली फॉर शिकार का साक्ष्य मिलता है दोस्तों। यानी जो आदिमानव होते थे वे जानवरों पर सीधा सीधा हमला करेंगे, और हमला करने के बाद हंटिंग करेंगे, और जो भी पाएंगे उसी से जीविकोपार्जन
मिलेगा। ये सोहन बेलन नर्मदा घाटी से इनके साक्ष्य मिलते हैं। एक्चुअली में दोस्तों जानवर जब शिकार करने के लिए आज मानो जाएंगे तो दो ही कंडीशन में शिकार होता है। अगर जानवर जल पर कंसंट्रेट होता है यानी जानवर पानी पी रहा हो, उसी समय उसके ऊपर पीछे से ये लोग वार करेंगे, जिसका साक्ष्य में सोहन घाटी, बेलन घाटी, नर्मदा घाटी से दिखाई पड़ता है। सेम इसी तरह एमपी की भीमबेटका की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं दोस्तों ये भोपाल के पास में दिखाई पड़ती है। यहाँ पर बहुत सारी गुफाएं हैं जहां पर चित्रकारिता का साक्ष्य मिलता है। अब दूसरी होती मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की क्या खासियत है दोस्तों? तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन का साक्ष्य मिलता है, यानी व्यक्ति पशुपालन सीख गया था। पशुपालन का जो पहला साक्ष्य मिलता है कहां से मिलता है? एमपी के आदमगढ़ से। दूसरा कहां मिलता है? राजस्थान के नागौर से। नागौर से भी पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। और नागौर किस लिए फेमस है? ये राजस्थान का नागौर किस लिए फेमस है? यहीं पर पहली पंचायत चुनाव 1959 में हुआ। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे बेसिकली पशुपालन का साक्ष्य मिला। और इस काल में क्या हुआ था? यहीं पे दोस्तों आग की खोज हुई थी। अब तीसरा पार्ट आता है नियोलिथिक एज। नवपाषाण काल में मुख्यतः क्या होता है दोस्तों? होने के लिए तो बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन हर चीज का अध्ययन नहीं किया जाता, सिर्फ उन्हीं का अध्ययन किया जाता है जो हमारे एग्जाम पॉइंट टू एग्जामिनेशन है, परीक्षा में जो मिलते हैं। नवपाषाण काल में क्या होता है? यहाँ पे लोगों को कृषि का ज्ञान हो गया। किसका ज्ञान हो गया? तो दोस्तों कृषि का ज्ञान हो गया। और जब कृषि का ज्ञान होगा तो स्थायी जीवन आएगा। अब इनसे संबंधित जितने भी तथ्य हैं सभी का ज्ञान नवपाषाण काल में होता दिखाई देता है। ऐसे संबंधित क्या क्या है अब बाय वन को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। जैसे नंबर 1 कृषि की बात अगर करें तो कृषि का साक्ष्य कहां से मिलता है? इसमें दो चीजें हैं। गेहूं की अगर बात करें तो गेहूं का साक्ष्य कहां से मिलता है? मेहरगढ़ से मिलता है। मेहरगढ़ ये कहां पड़ता है? बलूचिस्तान में। चावल का बात करें तो चावल का साक्ष्य कहां से मिला? कोल्डी हवा से मिला। ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ पे गेहूं चावल का साक्ष्य मिला। और यहाँ पे दूसरी चीजें क्या मिला? घर मिला। घर कहां से मिला? बुरजाहोम गुफकराल से। बुरजाहोम एक जगह, गुफकराल दूसरा जगह। गुफकराल को 260 नेम इसका है कुम्हार का आवा। ये दोनों प्लेस कहां है? जम्मू कश्मीर में। यहां पे दोस्तों अंडरवार यानी इसको हम कहते हैं गर्तवास। गर्तवास का मतलब होता है अंडरग्राउंड हाउस। गर्तवास का मतलब क्या होता है दोस्तों? अंडरग्राउंड हाउस के भी यहां से साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, और यहां पे क्या होगा? जब कृषि का ज्ञान होगा तो किसका ज्ञान आएगा? यहां पर पहिए का ज्ञान हो जाएगा।
यहां पे जीवन होगा तो यहां पे पूरी तरह से आग का प्रयोग करना आज मानव सीख गया होगा। ठीक है दोस्तों, यहां पे आग का प्रयोग भी प्रॉपर सीख जाएगा। और क्या होगा, इस तरह से बहुत सारी चीजें यहां पर दिखाई पड़ती हैं। अब दोस्तों हम अगले लेक्चर में, क्योंकि यहाँ पे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं बस इतना ही आता है, अब हम मेसोलिथिक पीरियड को एनालिसिस करेंगे कि पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक की क्या खासियत है। इसके बाद आप हिस्टोरिकल या आद्य ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्टोरिकल ईरा को हम लोग अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आगे का लेक्चर पाने के लिए, इसके आगे की कड़ी से जुड़ने के लिए आप लोग इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको जब अगला वीडियो हम लोड करें तो आपको मिलता रहे। थैंक यू क्लास, नेक्स्ट लेक्चर में हम पुनः मिलेंगे।